एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी पीवाईक्यू सीरीज में। और अभी तक हमने भाषा विज्ञान और हिंदी कहानी विषय पर बात की थी। आज हम जिस यूनिट के पीवाईक्यू हल करेंगे वो है हिंदी कविता। देखिए, नेट के सिलेबस में आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक कई कविताएं आपके लगी है और उन कविताओं से सवाल अलग-अलग ढंग से पूछे जाते हैं। कई बार सवाल कविता के अर्थ से संबंधित होता है, कई बार कविता की पंक्तियों से पूछ लिया जाता है, कई बार कालक्रम के अनुसार पूछ लिया जाता है, कई बार किसी आलोचक की आलोचना को लेकर पूछ लिया जाता है। तो इसी प्रकार से क्या-क्या सवाल कैसे-कैसे पूछे जाते हैं उसकी हम बात करते हैं। आज की हमारी यूनिट है हिंदी कविता और ये जून 2025 का नेट का आपका पेपर है जिसको हम हल कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, कामायनी की निम्नलिखित पंक्तियों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यही त्रिपुर है देखा तुमने, शास्त्र शस्त्र रक्षा में पलते, क्षण 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 परिवर्तन में ढलते, ये विज्ञान भरे अनुशासन, स्वयं व्यस्त पर शांत बने से। देखिए, कामायनी 1935 में प्रसाद के द्वारा लिखी गई रचना है और प्रसाद की जो काव्य रचनाएं हैं उसमें सबसे प्रौढ़ या सबसे सशक्त रचना अगर किसी को कहा जाए तो वो कामायनी है। और कामायनी में जो दर्शन है वो पृथ्वी के शैव दर्शन पर ये आधारित है। मनु और श्रद्धा की जो कहानी है उस पर कामायनी आधारित है कि जब महाप्रलय हो जाती है उसके बाद किस प्रकार से मनु एकमात्र जो है वो जीवित बचते हैं और वो चिंतामय होते हैं कि धरती नष्ट हो गई है और तमाम चीजें हो गई है। तो उसके बाद फिर से एक नए जीवन की इसमें शुरुआत दिखाई गई है और उसके बाद पूरा इसमें पृथ्वी के शैव दर्शन पर आधारित ये रचना लिखी गई है। कामायनी 15 सर्गों में रचित रचना है। कौन से सर्ग हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य, आनंद। ये 15 सर्ग हमें इसी क्रम से याद रखने हैं क्योंकि कई बार सवाल इन सर्गों के क्रम से भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं इन पंक्तियों की। यही त्रिपुर है देखा तुमने, शास्त्र शस्त्र रक्षा में पलते, क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते, ये विज्ञान भरे अनुशासन, स्वयं व्यस्त पर शांत बने से। इसको हमें क्रम से लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा स्वयं व्यस्त पर शांत बने से। तो देख लें कि या तो तीसरा होगा या चौथा होगा। फिर इसके बाद शास्त्र शस्त्र रक्षा में पलते, तो यहां पे हो जाएगा सी। ये नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। बाकी हम देख लेते हैं। ये विज्ञान भरे अनुशासन, क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते, यही त्रिपुर है देखा तुमने। तो इसको हम क्रम से लगाएंगे तो पहले पे ये आ जाएगा, दूसरे पे ये आ जाएगा, तीसरे पे ये आ जाएगा, चौथे पे ये आ जाएगा और पांचवें पे ये आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। सही जवाब क्या होगा? सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कविता अंश को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। ये कविता देखने से हमें लग रहा है या इसकी भाषा से स्पष्ट हो रहा है कि ये अंधेरे में कविता है। अंधेरे में पहले ये कविता आशंका के दीप अंधेरे में नाम से 1964 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई। बाद में अंधेरे में नाम से प्रकाशित हुई और ये चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह में शामिल है। लिखने वाले इसको कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। तो ये अंधेरे में कविता है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने इसको लिखा है। पहले आशंका के दीप अंधेरे में नाम से ये प्रकाशित हुई थी, बाद में इसको अंधेरे में नाम से प्रकाशित किया गया और चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह है उसमें इसको शामिल किया गया है। इसमें पूछा है क्रम से लगाना है। सबसे पहले हो जाएगा, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। अगली पंक्ति हो जाएगी, तोड़ने ही होंगे मठ और
गढ़। इसके बाद हो जाएगा पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। अगली पंक्ति हो जाएगी तब कहीं देखने को मिलेंगी बाहें जिनमें की प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। इन पंक्तियों में ये अंधेरे में से उद्धृत है और कवि इन पंक्तियों में बात कर रहा है कि जो समाज में जो रूढ़ियां चली हुई है, जो समाज की जकड़न है, उसको तोड़ के अब आगे बढ़ने की बात कर रहा है। और क्रम से अगर इसको देखें तो सबसे पहले हो जाएगा अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने को मिलेंगी बाहें अब जिनमें की प्रतिपल कांपता रहेगा अरुण कमल एक। ये अंधेरे में कविता से उद्धृत 5 पंक्तियां हैं। अगला सवाल, तुम सभ्य हो मार्केट जिनका 7 सागर पार है, पर ग्राम की वह हाट ही उनका बड़ा बाजार है। ये काव्य पंक्तियां भारत भारती के निम्नलिखित में से किस भाग से है? देखिए, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है और चूंकि मैथिली शरण गुप्त हम सबको पता है कि एक राष्ट्रवादी चेतना के कवि थे और 1912 में भारत भारती लिखी गई है। और भारत भारती लिखने से पहले मैथिली शरण गुप्त हाली और कैफी की जो मुसद्दसे हाली और मुसद्दसे कैफी थी उससे वो प्रभावित थे। इन दोनों रचनाओं से प्रभावित होकर मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना करी। मुसद्दस ए हाली और मुसद्दस ए कैफी, इन दोनों से प्रभावित होकर भारत भारती की रचना की गई। अब पूछा गया है कि तुम सभ्य हो मार्केट जिनका 7 सागर पार है, पर ग्राम की वह हाट ही उनका बड़ा बाजार है। ये काव्य पंक्तियां भारत भारती के निम्नलिखित में से किस भाग से है? तो ये कृषि और कृषक भाग से हो जाएंगे। सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। पीयूषो कहे संदेशड़ा हे भोरा हे काल, ये किस कवि की पंक्ति है? तो ये सीधे सीधे समझ आ रहा है कि ये मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में अगर बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी सूफी साहित्यकारों की जब बात होती है तो उसमें एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में देखे जाते हैं और इनकी रचना पद्मावत एक सूफी प्रेमाख्यानक रचना है जो कि 1540 में लिखी गई है। और इसी रचना में नागमती वियोग खंड में कवि ये पंक्तियां लिख रहा है। जब राजा रतन सेन दरबार अपना घर छोड़ के, साम्राज्य छोड़ के, महल छोड़ के चले जाते हैं तो उस वक्त नागमती उनके वियोग में जो बातें करती है तब वो कहती है कि पीयूषो कहे संदेशड़ा हे भोरा हे काग, कि पिया से मेरा संदेशा कह दो हे भोरे हे काग। तो ये पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की है। पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? 2500 प्रश्नों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, सही है। मुख्य छंद कवित छपय दुहा तोमर त्रोटक गाहा आर्या है, ये भी सही है। 69 समय सर्ग या अध्याय है, ये भी सही है। पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र कल्हड़ ने पूरा किया, ये गलत है, ये हो जाएगा जलहण ने पूरा किया। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को भाटों की कल्पना नहीं मानते, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कौन सा हो गया? पहला, दूसरा और तीसरा। 2500 प्रश्नों का बड़ा ग्रंथ है। छंदों का अजायब घर भी ये मुख्य छंद इसमें कवित्त छपय दोहा तोमर त्रोटक गाहा और आर्या है। 69 समय है सर्ग या अध्याय, जो समय इसमें अध्यायों को सर्ग के नाम से बोला गया है। चौथा गलत है क्योंकि ये इनके पुत्र जलहण ने पूरी करी है। और रासों में एक पंक्ति भी आती है कि पुस्तक जलहण हथ दई चल ही गज्जन नृपकाज, कि जब पृथ्वीराज रासो को गजनी ले जाया जाता है गिरफ्तार करके, या फिर युद्ध में जब वो परास्त हो जाते हैं तो उनको गजनी ले जाया जाता है, तो जो चंद बरदाई है वो भी वहां पर जाते हैं और इस पुस्तक को बाद में उसके पुत्र जल्लण पूरा करते हैं। तो
चंद लिखते हैं कि पुस्तक जलहन हथ दई चलई गजन नरिप काज, की पुस्तक जलहन के हाथों में लेकर अब राजा के कार्य से गजनी चलते हैं। पृथ्वीराज रासो की अगर बात करूं तो पृथ्वीराज रासो रासो साहित्य परंपरा का एक प्रमुख ग्रंथ है। और जब आदिकाल के नामकरण की बात होती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल नाम के लिए जिन ग्रंथों की गिनती करवाते हैं उसमें प्रमुखता से पृथ्वीराज रासो की बात होती है। और एक लंबे समय तक पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर कोई संदेह नहीं था, पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः प्रमाणिक माना गया। लेकिन बाद में पृथ्वीराज विजय नाम से एक रचना मिली, जयानक कवि की रचना थी, पृथ्वीराज विजय रचना मिली, तो उसके बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह हुआ और उसके बाद पृथ्वीराज रासो पर लगातार प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का आरोप लगता है और अंततः पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक करार दे दिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो इसको पूरी तरह से फर्जी करार दे देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रचनाकार इसको, कुछ जो आलोचक है अर्ध प्रमाणिक रचना इसको मानते हैं। लेकिन ऐतिहासिकता और तमाम तथ्यों के आधार पर इसकी प्रामाणिकता पर संदेह हो जाता है, लेकिन साहित्यिकता के आधार पर पृथ्वीराज रासो एक बहुत ही परिपक्व रचना है, एक प्रौढ़ रचना है। और आदिकालीन रासो साहित्य में एक प्रमुख रचना के रूप में इसको देखा जाता है। रचनाकार इसके हैं चंद बरदाई। हाँ, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा तथ्य सही नहीं है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि चौथा और पांचवा इसमें सही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य पंक्तियां अमीर खुसरो द्वारा रचित है? तो खुसरो के बारे में जब हम बात करते हैं तो खुसरो खड़ी बोली के पहले कवि हम मान सकते हैं, जो आदिकालीन समय में खड़ी बोली भाषा में लिख रहे हैं। और इन्होंने विशेष तौर से मुकरियां और पहेलियां जो लिखी हैं वो उसमें खड़ी बोली की झलक हमें देखने को मिलती है। बाकी इसके अलावा इन्होंने मसनवियां भी लिखी है और ऐतिहासिक कई कृतियां हैं जो काव्यात्मक कृतियां हैं जिनमें ऐतिहासिक तथ्य भी देखने को मिलते हैं। लेकिन खास तौर से मुकरियां और पहेलियां जो है वो इनकी खड़ी बोली की ये वो रचनाएं हैं जिनमें खड़ी बोली के बारे में प्रमुखता से हमें जानकारी मिलती है, या फिर कहें कि इन रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग सीधे तौर पर देखने को मिलता है। तो पूछा गया है कि कौन सी पंक्तियां अमीर खुसरो द्वारा रचित है? एक नार पिया को भानी तनवा को सगरा ज्यों पानी। देखने से ही लग रहा है कि ये खड़ी बोली, इसमें खड़ी बोली के शब्दों का इसमें सीधे सीधे प्रयोग हो रहा है, तो ये अमीर खुसरो की रचना है। सूनी सेज पिए सालई रे पिए बिनु घर मोए आजी, ये खुसरो की नहीं है। तीसरा है, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, ये देखने से ही लग रहा है कि कोई पहेली पूछ रहा है। अगिन जो लागी नीर में कंदों जलियां झारी, ये भी खुसरो की नहीं है। चाम मांस वाके नहीं नेक हाड़ हाड़ में वाके छेद, ये भी देखने से लग रहा है कि कोई पहेली जैसा कुछ पूछ रहे हैं, तो ये खुसरो की है। तो इसका हो जाएगा सी। 1, 3 और 5 ये तीनों पंक्तियां अमीर खुसरो की है। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये कुछ पंक्तियां हैं और सूची 2 में कवियों के नाम है, तो इनको हमें सुमेलित करना है। जले ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। शासन की बंदूक नागार्जुन की बहुत ही चर्चित कविता है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें तेरा अवसाद, ये हो जाएगी महादेवी वर्मा की। चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक आंखें चिलकती है नुकीले तेज पत्थर सी, तो ये देखने से ये लग रहा है कि मुक्तिबोध की पंक्ति है। कई बार हम जब कविताओं का बहुत अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं और हमें कवि का नाम भी याद भी नहीं रहता, लेकिन उनके लिखने के पैटर्न से हमें पता चल जाता है कि कौन सी रचना किस कवि की है या फिर कौन सी पंक्ति किस कवि की है। जैसे इसमें सीधा सीधा हमें समझ आ रहा है, जले ठोठ पर बैठकर गई कोकिला कूक की। नागार्जुन की जो कविताएं हैं उनमें एक सरलता हमें देखने को मिलती है।
ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें तेरा अवसाद की महादेवी की कविताओं को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें रहस्यवाद भी दिखता है और एक अवसाद और वेदना की अनुभूति उसमें हमें देखने को मिलती है। और ये चमकते हैं खड़े हथियार दूर उसके, चिलकती है नुकीले तेज पत्थर सी आंखें, तो ये भी देखने से लग रहा है कि गजानन माधव मुक्ति बोध की है। तो इसमें हो जाएगा पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 1 और चौथे का 2, तो इसका हो जाएगा बी। अगला सवाल है, यह सारस्वत देश तुम्हारा तुम हो रानी, इड़ा को संबोधित यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग में और किसने कही है? तो ये संघर्ष सर्ग में मनु ने कही है, क्योंकि कामायनी में एक समय जब ऐसा आता है कि जब मनु पहले अकेले बैठे हैं, उसके बाद मनु श्रद्धा से मिलते हैं और उन दोनों के एक एक तरीके से कहें कि एक नए जीवन का संचार होता है और फिर लंबे समय तक श्रद्धा के साथ रहने के बाद मनु इड़ा के संपर्क में आते हैं। तो ये संघर्ष सर्ग में मनु इड़ा से कहते हैं। तो ये हमारे हिंदी कविता से जो सवाल नेट के जून 2025 पेपर में पूछे गए थे वो हमने पूरे कर लिए हैं। इसी तरह हम बाकी सारी यूनिट्स का भी यूनिट वाइज उसका अध्ययन करेंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।